गुड मॉर्निंग। कक्षा 12वीं इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य। जैसा कि हम सब जानते हैं और पिछली चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय अवधि था वो कितना था। हड़प्पा सभ्यता का वो था 2600 बीसी से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का था। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद और हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो 15 वर्षों का समय था वो भारतीयों के लिए काफी महत्वपूर्ण समय अवधि थी। कौन सी समय अवधि? हड़प्पा सभ्यता के 15 वर्षों का जो समय अवधि थी वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं समय अवधि में, हड़प्पा सभ्यता के बाद के समय अवधि में, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने, इसके सिंधु नदी और इनके सहायक नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने वेदों की रचना किया, जिसमें कौन सा है? ऋग्वेद की रचना किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद भारत का ही नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में वेदों की रचना या ऋग्वेद की रचना किया गया है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में, इस ऋग्वेद की रचना के साथ साथ जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बाद के 15 वर्षों के समय अवधि में भारत में इसकी कृषक बस्ती और पशुपालक चरवाहों की बस्ती का उदय हुआ, नए नगरों का उदय हुआ। और इन नए नगरों के साथ साथ लोगों के अंतिम संस्कार करने की जो क्रियावायन है उसमें भी नए तरीकों का आगमन हुआ। और इसी नए तरीके को, अंतिम संस्कार के नए तरीके को महापाषाण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कालीन संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। पाषाण मतलब क्या होता है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में जिस नई संस्कृति का जन्म हुआ, हम इस संस्कृति को पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। पाषाण शब्द का अर्थ क्या है? पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। संस्कृत में इसको पाषाण बोलते हैं और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। इस काल में, है ना, इस महापाषाण कालीन संस्कृति में या समय अवधि में शवों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था और उन कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था। इसी संस्कृति को पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो पाषाण कालीन जो संस्कृति थी जिसमें शवों को, है ना, पत्थरों के बीच दफनाया जाता था, और जब शवों का दफन किया जाता था तो उनके साथ साथ मिट्टी के और लोहे के बहुत सारी बर्तनों को, वस्तुओं को साथ में दफन कर दिए जाते थे, जैसे बाले, बरसे हो गए, बर्तन हो गए। और इन चीजों को रखने के भी प्रमाण या दफनाने के भी प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य जो आरंभिक राज्य और नई व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं का जन्म हुआ, जो काफी महत्वपूर्ण है। या हम यूं कह सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी ईस्वी के मध्य जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आरंभिक राज्यों में हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था में हुआ, वो लोगों के जीवन में एक प्रलयकारी परिवर्तन कालीन समय था। आइए आगे देखते हैं।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी एडी तक आरंभिक राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के जानने के साधन, या इसी को हम कहते हैं इतिहास का पुनर्निर्माण करने के साधन। इतिहास के पुनर्निर्माण करने के साधनों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। जैसे पहला है साहित्यिक साधन, दूसरा है पुरातात्विक साधन और तीसरा क्या है, यात्रा विवरण। साहित्यिक साधन में रखते हैं लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य है जिसमें हम धार्मिक साहित्य है, संगम साहित्य है तथा स्मृतियां हैं। लौकिक साहित्य, संगम साहित्य, स्मृति और धार्मिक साहित्यों के माध्यम से हमें इस काल की या इस कालीन समय अवधि की जानकारियां मिलती है। किस कालीन समय अवधि की जानकारियां मिलती है, तो 600 शताब्दी BC टू, है ना, 600 BC टू 600 AD के मध्य हुए जो आरंभिक राज व्यवस्थाएं थी, जो अर्थव्यवस्थाएं थी, राजा, किसान और नगरें थी, इनके विकास के बारे में हमें इन चीजों से, साहित्यिक साधनों के माध्यम से जानकारी मिलती है। दूसरे यदि हम इसके साधन की बात करें तो पुरातात्विक साधन है जिसमें है अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मुहरे। इस कालीन मतलब 600 BC से 600 AD कालीन हुए आरंभिक राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी की दूसरे जो महत्वपूर्ण सोर्स है पुरातात्विक साधन, जो साहित्यिक साधन की अपेक्षा पुरातात्विक साधन अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है। क्यों विश्वसनीय है? क्योंकि साहित्यिक साधनों को लिखने में कवि या लेखक का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है जिसमें फेरबदल किया जा सकता है, जबकि पुरातात्विक साधनों का कि इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसलिए इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक साधनों का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो साहित्यिक साधनों का नहीं है। फिर भी इन दोनों के माध्यम से हमें इस कालीन या प्राचीन कालीन इतिहास की पुनर्निर्माण करने में सहायता या सहयोग मिलती है। जैसे इसमें अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मुहरे हैं जिससे हमें प्राचीन कालीन जानकारी सुस्पष्ट रूप से मिल पाती है। यदि इतिहास पुनर्निर्माण के साधनों की बात करें तो तीसरी साधन का नाम आता है यात्रा विवरण। ये यात्रा विवरण विदेशियों का है, विदेशी यात्रा विवरण जो दूसरे देश से लोग भारत की यात्रा के लिए आए थे। हालांकि उनका प्रयोजन विभिन्न रहा होगा। जैसे अरब यात्रियों का आने का कारण अलग रहा होगा, चीनी यात्रियों का आने का कारण धार्मिक दृष्टिकोण से रहा होगा, यूनानी यात्रियों के आने के कारण युद्ध या आक्रमण रहा होगा। तो इन यात्रियों के द्वारा अपने यात्रा विवरणों का उल्लेख किया है और इन विवरणों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जो आरंभिक राज्य व्यवस्था थी, जो क्या थी, आरंभिक जो राज्य या उनकी व्यवस्था थी या अर्थव्यवस्था थी, इनकी जानकारी हम लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं साहित्य में, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत की। जो आरंभिक राज्य व्यवस्था थी 600 BC से 600 AD के मध्य या ईसा पूर्व के मध्य जो व्यवस्थाएं थी, जैसे मौर्यकालीन शासन चल रहा था इस समय भारत में, मौर्यकालीन के बाद गुप्तकालीन शासन व्यवस्थाएं, और इनकी जानकारी में ये साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम लोगों को आसानी से उपलब्ध होती है। जैसे हम मौर्य काल की बात करें, किसकी बात करें, मौर्य काल की बात करें तो मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र और विष्णु पुराण, विशाखादत्त का मुद्राक्षर और देवी चंद्रगुप्त, जिनके माध्यम से हमें मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इन साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्यकालीन
मौर्य कालीन जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, इन साहित्यों के माध्यम से हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। ठीक उसी प्रकार गुप्तकालीन जानकारी, जैसे गुप्त कालीन जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत है उसमें है कालिदास द्वारा लिखी रघुवंश है, मृच्छकटिकम है, शूद्रक द्वारा लिखा हुआ, और इनके माध्यम से हमें गुप्तकालीन जानकारियां मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास या इतिहास के पुनर्निर्माण के साधनों में साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं। दूसरी देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंदर। पुरातात्विक साधन में है अभिलेख। सबसे पहले क्या है? अभिलेख। अभिलेख मौर्यकालीन और गुप्तकालीन जानकारी के प्रामाणिक सबसे महत्वपूर्ण प्रामाणिक साधन के रूप में इसको स्वीकार किए जाते हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन समस्त लेखों को जो पत्थरों पर, चट्टानों पर, ताम्र पत्रों पर, मिट्टी और धातुओं के बर्तनों पर, है ना, लिखे जाते हैं, इन सभी लेखों को अभिलेख के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, समझ में आया कि अभिलेख क्या है? अभिलेख उन समस्त लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों पे, चट्टानों में, गुफाओं में, ताम्र पत्रों में, धातु मिट्टी के बर्तनों पर उकेरे जाते थे या लिखे जाते थे। इन सभी चीजों को अभिलेख कहा जाता है। अब इन अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र के अंदर करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? पूरा लेख। ये भी प्रश्न में पूछते हैं कि पूरा लेख क्या है। तो अभिलेखों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, इस शास्त्र को पूरा लेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। तथा जिन अभिलेखों को या पुराने दस्तावेजों की तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ रहता है, उन तिथियों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत कहते हैं उसको क्या कहते हैं? पूरा लिपि कहते हैं। पूरा लिपि क्या है? उन सभी पुराने दस्तावेजों, है ना, का अध्ययन पूरा लिपि कहलाता है। मौर्यकालीन प्राप्त अभिलेखों में सम्राट अशोक के जो प्राप्त अभिलेख है वो सर्वाधिक प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा जो अभिलेख का निर्माण कराया गया था वो पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं मौर्यकालीन अभिलेखों को। किसको देखते हैं? मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेखों का अध्ययन या 4 भागों में बांटकर क्या किया जाता है? मौर्यकालीन जो अभिलेख है उसका अध्ययन 4 भागों में बांटकर मौर्यकालीन अभिलेखों का अध्ययन 4 भागों में बांट के करते हैं। पहला है ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्ठी, तीसरा है अरामाइक और चौथा है यूनानी। मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख पूरे भारतवर्ष में प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेखों को 4 श्रेणियों में, 4 अलग अलग क्षेत्रों में इस लिपियों के आधार पर लिखा जाता था, जिसको हम लोग ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी लिपि के नाम से जानते हैं। इन चारों लिपियों के माध्यम से मौर्यकालीन जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें है अभिलेख है। प्रमुख साधन क्या है? अभिलेख है, जिनका अध्ययन इन 4 लिपियों के माध्यम से किया जा सकता है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी। मौर्यकालीन जो प्राकृतिक अभिलेख है, मौर्यकालीन अभिलेख है वो प्राकृतिक
प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। मौर्यकालीन अभिलेख को किस भाषा में लिखे जाते थे? तो मौर्यकालीन अभिलेख को प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं, जो सबसे प्राचीन भाषा है। इसके साथ साथ मौर्यकालीन जो लोग हैं वो संस्कृत, पाली एवं तमिल भाषा का भी प्रयोग करते थे, किंतु इन भाषाओं में किसी भी प्रकार से कोई लेखन कार्य या अभिलेख का कार्य नहीं कराते थे। मुख्य रूप से मौर्यकालीन जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। ये प्रश्न में पूछे जाते हैं कि मौर्यकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो मौर्यकालीन अभिलेख को प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो इन 4 लिपियों के माध्यम से। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मौर्यकालीन जानकारी के जो प्रमुख साधन या सोर्स है वो क्या है? अभिलेख है। क्या है? अभिलेख है। और मौर्यकालीन अभिलेख को प्राकृत भाषा में क्या किए जाते हैं? लिखे जाते थे। और इनकी लिपि क्या थी? तो लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी। इन 4 लिपियों के माध्यम से प्राकृतिक भाषा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं, या इनके माध्यम से हम लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए अब देखते हैं मौर्यकालीन या मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जाना। सम्राट अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम एक ब्रिटिश उच्च अधिकारी जो बंगाल में नियुक्त था, उन्होंने 1838 एडी में किसने? जेम्स प्रिसेप। किसने? जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। और मौर्यकालीन जो शासन प्रणाली थी भारत में, मौर्यकालीन शासन प्रणाली थी, इस पूरे शासन अवधि में भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो सम्राट अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। किसमें प्राप्त हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में इनके सारे अभिलेख। इसके सारे अभिलेख, तो मौर्य सम्राट अशोक के सारे अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए थे। और ये जो ब्राह्मी लिपि है वो आज की लिपि की तरह ही कैसे बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और जिसमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सारी जानकारी आसानी से हम लोगों को प्राप्त होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1838 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया, और यहाँ से भारतीय काल निर्धारण में एक महत्वपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ। ये प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई 1838 में जेम्स प्रिसेप्ट को, जो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक उच्च पदाधिकारी के रूप में नियुक्त था। दूसरी इनकी जो लिपि की बात हम लोगों ने कही थी, वो दूसरी लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। दूसरी लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह, जिस प्रकार से फारसी लिपि है उसी तरह खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। और ये खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र हम बात करें तो ये खरोष्ठी लिपि को, जैसे वर्तमान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मानसेहरा जो क्षेत्र है वहां पे फारसी भाषा की तरह खरोष्ठी लिपि के अवशेष हमको प्राप्त हुए। किसके? मौर्यकालीन शासन अवधि के समय के। तीसरी जो इनकी लिपि थी, तीसरी लिपि इनकी कौन सी थी? आरामाइक थी। आरामाइक। मौर्य सम्राट अशोक की जो तीसरी लिपि है जो अभिलेखों में मिलती है वो है अरामाइक। अरामाइक लिपि का उल्लेख
हमें अफगानिस्तान के क्षेत्रों से मिलता है। उन क्षेत्रों में प्राप्त अभिलेखों में अरामाइक लिपि में अभिलेख लिखे गए थे। चौथी इनकी यूनानी लिपि है जो यूनानी क्षेत्रों में मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन जानकारी के जो साधन है, पुरातात्विक सोर्स हैं, उनमें अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं उनको 4 लिपियों में लिखा गया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में 4 लिपियों में लिखे गया था, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी। ये चारों लिपियों का प्रयोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे ब्राह्मी लिपि का क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में किया जाता था, खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान के मानसेहरा क्षेत्र में किया जाता था, अरामाइक लिपि का क्षेत्र अफगानिस्तान के क्षेत्रों में किया जाता था, और यूनानी लिपि का प्रयोग यूनानी क्षेत्रों में किया जाता था। तो यहाँ तक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूनानी क्षेत्रों में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का संचालन सुगमता पूर्वक सम्राट अशोक के द्वारा किया जाता था। आज की कक्षा में इतना ही। अपेक्षा करते हैं कि आज की क्लास में आपको बताई गई सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। कल हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन समय अवधि के बारे में, और जो आरंभिक राज्य व्यवस्था थी, आरंभिक जो समाज से राज्य थी, वो 16 राज्यों में बटा हुआ था, या 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे।